आइए स्टूडेंट, आपका तृप्ति क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक पढ़ेंगे हिंदी का समास और इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। और देखिए समास किसे कहते हैं तो बहुत बढ़िया ही तरीके से इसको समझेंगे। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे संक्षेप कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेप का मतलब होता है छोटा रूप, यानी कि कोई चीज बड़ा में लिखा है उसका छोटा रूप। जैसे में आप कह सकते हैं, जैसे राजा का पुत्र, इसका छोटा रूप राजपूत होगा। इसी तरह रसोई के लिए घर, इसका छोटा रूप होगा रसोई घर। जैसे में आपका समझने के लिए एक तरीका और है, बड़ा में लिखा है उत्तर प्रदेश, इसका छोटा रूप होगा सुनना और प्रसुनना, ये भी उत्तर प्रदेश होता है। तो फिर से एक बार और समझिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा रूप, जैसे में ये लिखा है। अब बात आती है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 का नाम है, देख लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास। ये आपके 6 समास हैं। और आप सोच रहे हो कि इधर ये क्यों लिखा गया है जब ये 6 समास है। तो देखिए इसके पीछे कुछ राज है, कारण है। और वो राज और कारण देखिए क्या है। जैसे नोट में आप कह सकते हैं, अगर मुझे अव्ययी भाव समास की परिभाषा लिखनी होगी तो 1 लाइन 2 लाइन जरूर लगेगा। और टोटल की परिभाषा लिखने में हमको 12 लाइन कम से कम लगेगा। और 1 लाइन में हम सारी की परिभाषा बोलेंगे। देखिए, जिस समास में, इधर वाला लाकर भर दीजिए इसमें, जिस समास में पहला पद प्रधान हो तो उसे, इसमें इधर वाला भरी, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पुनः सुनिए, जिस समास में पहला पद प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसी तरह इसमें से कोई भी पूछे, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा प्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये आपकी समास के बारे में था। अब जिसमें से सबसे पहले एक और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। वो ट्रिक देखिए, ट्रिक है अब तक दो दी। यहाँ से अ का मतलब होता है अव्ययी भाव समास, ब का मतलब होता है बहुव्रीहि समास, त का मतलब तत्पुरुष, क का मतलब कर्मधारय समास, और दो का मतलब द्वंद्व समास, और दी का मतलब द्विगु समास। यहाँ से आपको 6 समास का नाम याद हो जाएगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। तो देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है। अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, इसमें कंडीशनें देखिए कैसी कैसी होती हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास की कंडीशन 1, अव्ययी भाव समास। पहले अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन 1 पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले एक बात समझिएगा, अव्ययी भाव समास से पहला कंडीशन में 2 शब्द आएंगे और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, योजक चिन्ह, और दोनों शब्द एक समान होंगे। जैसे समझने के लिए, राम राम, राधे राधे, राधे राधे। मैं पहले ही बोला था कि इसमें 2 शब्द आएंगे, दोनों के बीच में योजक चिन्ह आएगा, दोनों शब्द एक समान आएंगे। फिर लिख सकते हैं पल पल, पल पल, और घर घर। तो जब ऐसा होगा, राम राम कौन सा समास है तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। घर घर में कौन समास है, अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास का कंडीशन 1 था। इसका देखिए कंडीशन 2 क्या होता है। कंडीशन 2 में करता है क्या कि जो शब्द दिया रहेगा उसको एक में जोड़ कर देता है। जैसे रातों रात, रातों रात,
दिनों दिन, दिनों दिन। और तीसरा बातों बात, बातों बात। और चौथा कानों कान, कानों कान। हाथों हाथ। तो कुल मिलाकर मैटर बस वही है, बस शब्द को एक में जोड़ कर लिखा है। ये कंडीशन 2 है। देखिए राम राम पूछेगा तब भी अव्ययी भाव समास, और रातों रात भी पूछेगा तो अव्ययी भाव समास। अब इसका कंडीशन 3 क्या होता है? कंडीशन 3 देखिएगा। कंडीशन 3 में क्या होता है कि पहला शब्द सार्थक, पहला शब्द सार्थक तथा दूसरा शब्द निरर्थक आता है। पहला शब्द सार्थक तथा दूसरा निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका कुछ सही अर्थ निकले, और निरर्थक का मतलब जिसके कोई अर्थ ना हो। जैसे रोटी ओटी, रोटी ओटी। उसके बाद कह सकते हैं पानी वानी, पानी वानी। खटिया ओटिया, लोटा ओटा, जितना ये सब देखते हैं सब आपका अव्ययी भाव समास है। पहला शब्द सार्थक, दूसरा निरर्थक। उसके बाद अब देखिए कंडीशन 4 में देखिए क्या होता है। ये कंडीशन 3 था, कंडीशन 4 ये लास्ट कंडीशन है, सबसे जबरदस्त है। यहाँ पे समझिएगा, बहुत एकदम इत्मीनान से, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। इस समास में होता क्या है अव्ययी भाव समास में, किस समास में उपसर्ग के रूप में कुछ शब्द आते हैं। अब बात आती है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, थोड़ा सा बताता हूँ उपसर्ग के बारे में। एक अलग से वीडियो उपसर्ग के बारे में मिल जाएगा। देखिए उपसर्ग के बारे में क्या होता है। तो उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे एक लड़की है, हार पहन कर आई है, और उसे किसी ने चुरा लिया और चुरा कर ले जाकर किसी को दे दिया, उपहार हो गया। तो ये जो उप जुड़ा है यही तो है आपका उपसर्ग। उसके बाद हार है, और हार है इसमें आ जोड़ देंगे तो आहार हो जाएगा, आहार मतलब भोजन। और इसमें अगर बी जोड़ देंगे तो बिहार हो जाएगा, मतलब आनंद। ये जो पहले जुड़ रहे हैं यही उपसर्ग है। मान लीजिए एक और तरीका सुनिए। आपके पास है कार, और आपके बगल में किसी की तबीयत खराब हो गई और आपने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो आपने क्या कर दिया, उपकार। यही तो है उपसर्ग। और जैसे ही ये कार है और कार से पहुंचा कर घर आते हैं तो आपकी कार क्या हो गई, बेकार। तो यही है उपसर्ग। तो उपसर्ग के रूप में कुछ शब्द आएंगे। वो शब्द क्या है तो देखिए, आ, बे, नीर, भर, और यथा। उसके बाद अन्नु। ये उपसर्ग के रूप में कुछ शब्द आएंगे। तो यहाँ से जैसे मैं पूछती आपसे आजीवन, आजीवन में कौन समास है, तो आ उपसर्ग के रूप में लिखा है। एक और होता है प्रति। अगर आपसे पूछ दिया कि प्रतिदिन में कौन समास है, प्रतिदिन में कौन समास है, तो हम देखेंगे उपसर्ग के रूप में प्रति लगा है तो ये अव्ययी भाव समास है। अगर दे दिया कि बेशर्म, बेशर्म में कौन समास है, तो ये भी अव्ययी भाव समास, क्योंकि उपसर्ग के रूप में बे जुड़ा है। और यहाँ से हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ लिए। अब इससे ज़्यादा अव्ययी भाव समास कुछ नहीं होता है। और हम लोग अगले वीडियो में द्वंद्व समास पढ़ेंगे। और तृप्ति क्लासेस की अगली वीडियो में आपको द्वंद्व समास मिलेगा।